Hello, good evening, friends. Those of you who have joined me in this episode of Satya Speaks. आज जो मैं बात करने वाला हूँ मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन और माल फंक्शन इन ऑटिज्म। ऑटिज्म हमें पता है कि बच्चे बड़ा अजीब टाइप का हरकत करते हैं। बातचीत करना या तो सीखते नहीं हैं या अपने आप बड़बड़ाते रहते हैं। हम बुलाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं, जबकि कान बिल्कुल सही सलामत। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एक्यूटी नॉर्मल ही आता है। कुछ ऐसा इश्यूज है कि हम जानते हैं सेंसरी प्रॉब्लम यानी सेंसरी इंटीग्रेशन या सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का इशू है। यानी आप ये मानते हैं कि कान हो, आँख हो, स्किन जो टच सेंस हो, ये सब में कुछ ना कुछ इश्यूज है जो कि हमें जितना दिखता है वो तो लक्षण है, जो वजह है, कारण है, वो कुछ और है। गहराई में हमें जाना चाहिए और समझना चाहिए। पर ऑटिज्म का जब हम एनालिसिस करते हैं, इतने सारे अलग अलग प्रॉब्लम इकट्ठा होते हैं कि ऑटिज्म किसका है इसके लिए कोई सिंगल बायोमार्कर अवेलेबल नहीं है। अगर सेंसरी इश्यूज है तो ब्रेन का कॉग्निटिव प्रोसेसिंग भी अफेक्टेड है। ब्रेन जो अफेक्टेड है, ब्रेन उसका फंक्शनल एबेरेशंस ऐसा होता है कि कई सारे बच्चों का अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, ये सब तो बिगड़ता ही है। पर कई सारे बच्चों का जब इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी किया जाता है, उनका एविडेंट हो या सब क्लिनिकल टाइप का हो, एपिलेप्टिक सीजर्स होता है। तो ब्रेन अफेक्टेड है, सेंस ऑर्गन्स अफेक्टेड है। पर उतना ही नहीं है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन है तो वो भी नॉर्मल नहीं होता है। इन लोगों के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स रहता है, गट का परमिएबिलिटी मतलब जो फिल्टरिंग एक्शन है वो तो अफेक्टेड है। यानी ये मानते हैं कि जो चीज़ें फिल्टर होके निकल जाना चाहिए शरीर से, वो कहीं पे ढंग से फिल्टर ना होने की वजह से खून में मिल जाता है और वो आगे जाके ब्रेन को डैमेज भी करता है। ब्रेन का जो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी असर करता है। इन लोगों का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सिर्फ वो फिल्टरिंग से ही जुड़ा हुआ नहीं है। इनमें कई सारे लोगों का डाइजेस्टिव इश्यूज है। जो मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड है उसका जांच पड़ताल करने से पता चलेगा। इनमें बहुत सारे बच्चों का कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। सो एक टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सिस्टम हो, या न्यूरोलॉजिकल, सेंसरी या मोटर या वेस्टिबुलर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज है, कहीं पे एक सिंगल टाइप का प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मल्टी ऑर्गन मालफंक्शन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होगा? वेल, ऑटिज्म कोई स्टैटिक कंडीशन तो है नहीं। यानी
सिचुएशन जो भी हो, हालात जो भी हो, बद से बदतर होता जाता है। अगर स्टैटिक नहीं है, बद से बदतर हो सकता है, तो बेहतर भी हो सकता है। यानी बच्चे को हम नॉर्मलसी के तरफ लीड कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है। ऑटिज्म का ये जो इश्यूज हैं, कोई एक प्रोफेशनल क्योंकि डील नहीं कर सकता है। कई सारे प्रॉब्लम्स और कई सारे प्रोफेशनल्स का रोल या इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी है। इसीलिए होता क्या है कि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास लेके जाओ तो आपको वो पंचतंत्र की जो कहानी है ना, सेवन ब्लाइंड मैन डिस्क्राइबिंग द एलिफेंट, उस तरह का कुछ सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ेगा। यानी कोई ऑडियोलॉजिस्ट हो तो वो हियरिंग एक्यूटी या ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के बारे में बात कर सकता है। कोई पीडियाट्रिशियन हो या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो तो वो उस मेडिकल कंडीशन के बारे में बात कर सकता है। या कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो वो बिहेवियरल इश्यूज के बारे में बात कर सकता है। या स्पीच पैथोलॉजिस्ट हो वो तो कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेगा। तो आपका जो ध्यान है कोई एक प्रॉब्लम के बारे में ही रहेगा। आपका जो प्रोफेशनल इंटरवेंशन है तो कोई एक ही इश्यूज के बारे में रहेगा। तो ऑटिज्म का जो कॉम्प्रहेंसिव केयर है वो हो नहीं पाता है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान क्योंकि जो विजिबल है, जो दिखता है, उसी के ऊपर है। तो ये लोग मान लेते हैं कि जो सुपरफिशियल है, जो दिखता है, वही प्रॉब्लम है और गहराई में झांकते नहीं हैं। तो उनका अगर कोई अंडरलाइंग मेटाबॉलिक इश्यूज है या कोई डेफिशिएंसी है या कोई भी ऑर्गन का मालफंक्शन है, उसको अगर डायग्नोसिस नहीं किया जाता है और उसका सही इलाज नहीं किया जाता है तो होगा क्या कि ये प्रॉब्लम ठीक तो होने वाला नहीं है। आपका जो भी थेरापीज वगैरह चलता रहता है वो थेरापी से डेफिनेटली असर तो होगा, कुछ तो फायदा होगा। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, ये सब तो जरूरी है, इससे फर्क तो पड़ता है। पर क्या स्पीच थेरेपी से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा? नहीं। या साइकोथेरेपी से ब्रेन का एपिलेप्टिक सीजर्स ठीक हो जाएगा? नहीं। या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से मेटाबॉलिक इश्यूज जो है वो ठीक हो जाएगा क्या? वैसा तो नहीं है ना। तो अगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जो लक्षण दिख रहा है ऑटिज्म का वो सिर्फ सुपरफिशियल है और इसका अंडरलाइंग कॉज जो है उसका जांच पड़ताल होना चाहिए। असेसमेंट के साथ साथ उसका जो भी इलाज हमें करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो ऑटिज्म क्यूरेबल नहीं है। सो क्योंकि इतने सारे इश्यूज है और इतने सारे इंटरवेंशन की ज़रूरत है और हमें समझ नहीं आता है कि हम किसके पास जाएं, कहाँ हमारा पूरा इलाज हो सकता है, समझ में नहीं आता। तो ये वजह है कि ऑटिज्म अफेक्टेड जो भी बच्चे हैं वो जिंदगी भर यूं सफ़र करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब क्योंकि ये नैरेटिव अभी आ गया है कि न्यूरो डाइवर्स, मतलब ऑटिज्म यूं ही होता है, कोई बच्चा अलग टाइप का होता है, वो डिफरेंट होता है। न्यूरो डाइवर्स, ये नैरेटिव जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये बच्चा तो बस डिफरेंट है, ये अलग टाइप का बर्ताव करता है, अलग टाइप का उसका हाव भाव है, चाल चलन है, उसका परफॉर्मेंस, उसका जो भी कम्युनिकेशन या सोशल स्किल होना ना होना, ये सब बस ये एक डिफरेंट टाइप का बच्चा है।
जब ये आप मान लेते हैं तो ये जो समस्या है उसको आप छुएंगे नहीं, उसके लिए इलाज का तलाश नहीं करेंगे। यानी आपका जो इग्नोरेंस किसी इनोसेंट बच्चे का जिंदगी बर्बाद करेगा। आपका इग्नोरेंस, या आप ये जो मान लेते हैं कि ये न्यूरो डाइवर्स है, तो उसका जो भी मॉर्बिडिटी, वो मॉर्बिडिटी का आप एनालिसिस, असेसमेंट या ट्रीटमेंट ढूंढेंगे नहीं। वेल, जब हम स्वीकार कर लेते हैं और इलाज ढूंढते नहीं हैं, तो जाहिर है ये ऐसा सिचुएशन में पहुंच जाता है कि वो आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये फिर से आपको देखना पड़ेगा, कई सारे बच्चों का रिग्रेशन होता है। यानी आपको पता नहीं है ऑटिज्म पैदा होने से पहले ही शुरू हो गया है, या पैदा होने के बाद हुआ है, या किस समय शुरू हुआ है। पर बहुत सारे बच्चे जिंदगी का पहला साल करीब करीब नॉर्मल जैसा बिताते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका लक्षण दिखता है और दिन ब दिन वो और ज़्यादा अपरेंट, ज़्यादा विजिबल हो जाता है। सो रिग्रेशन का वजह तो जरूर होता ही है कुछ, पर क्योंकि अभी का जो नॉलेज, अभी का जो साइंटिफिक रिसर्च है, वो सीधा कनेक्ट नहीं करता, कॉज एंड इफेक्ट को कनेक्ट नहीं करता। हम पूरी तरह से ये रिडल को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम गहराई में ना जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जो भी नॉलेज है, अपना जो भी जानकारी है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश ना करें। ये तो नहीं है। हमें जानकारी हासिल करना है कि क्यों कोई बच्चा जो कल तक नॉर्मल था, आज अजीब टाइप का हरकत क्यों करने लगता है, और ये रिग्रेशन क्यों होता जाता है। तो जब आप ये सवाल करेंगे, तब शायद कहीं कहीं पे रिसर्च और एनालिसिस ये सब करके शायद फ्यूचर में साइंटिस्ट आपको सीधा कॉज एंड इफेक्ट बता पाएंगे। पर तब तक क्या हम चुप बैठेंगे? अभी जितना भी जानकारी है, उससे ये पॉसिबल है कि हम ऑटिज्म को उसका जो भी मॉर्बिडिटीज है उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। और पता नहीं क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है। कई बार उसको कोमॉर्बिडिटी कहा जाता है। मतलब एक साथ अगर कोई चीज़ है, तो एक चीज़ वजह हो सकता है, दूसरा मैनिफेस्टेशन ऑफ द सिम्टम हो सकता है। पर जो भी है कोमॉर्बिडिटी, उसका अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऑटिज्म का जो भी बायोमार्कर्स है वो धीरे धीरे ठीक होता जाता है, और जो भी आप देख रहे हैं विजिबल सिम्टम्स हैं, वो भी सुधरता जाता है। सो ये पॉसिबल जो हो रहा है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। न्यूरो डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको पूरी तरह से अगर नहीं तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करके ही उसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो यूं ही एक्सेप्ट करना उचित नहीं होगा। तो लेट अस लुक फॉर कॉज एंड वर्क टुवर्ड्स प्रिवेंशन ऑफ ऑटिज्म। पर तब तक उसका जो भी सिम्टमेटिक रिलीफ और अंडरलाइंग जो भी कॉजेस है, उसका असेसमेंट और ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। और ये जो अभी सक्सेस मिल रहा है, इट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी सेटिस्फाइंग। हम अर्ली इंटरवेंशन से ऑटिज्म अफेक्टेड बच्चों को
उनका जो भी कंडीशन है वहाँ से उनके हम उम्र बच्चों के लेवल पे पहुंचा सकते हैं। उनका ओरल कम्युनिकेशन स्किल, रीडिंग राइटिंग स्किल, उनका कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्किल, सोशल स्किल, बिहेवियरल इश्यूज या इंडिपेंडेंस इन ऑल फंक्शनल एरियाज, ये सब पॉसिबल हो रहा है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट फॉर द पीपल विद द ऑटिज्म। ये मल्टी ऑर्गन माल फंक्शन ये हकीकत है और इसके बारे में हमें बहुत कुछ रिसर्च करना है, बहुत कुछ जानना बाकी है, पर जितना जानते हैं उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो आई क्लोज दिस episode of multi organ malfunction and autism with a note of optimism that it's possible. Thank you very much. Have a great day ahead. Namaskar.